हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आपको पता है एसएससी जितनी भी एग्ज़ाम लेती है उस सब के क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें 2017 तक के क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज इन द सेंस सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं और उसके अलावे डिस्कस कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री। केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया। तो 17 के बाद 18 और 19 और 20 में जो भी पेपर उन्होंने लिए हैं एसएससी ने, उनको हम डिस्कस करेंगे पेपर वाइज। क्लियर? तो सीजीएल 2019 में जो पेपर लिया गया वो आपको पता है 2020 में पेपर लिया गया। क्लियर? तो पहला दिन का पेपर हमने डिस्कस कर लिया। 3 मार्च को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 4 मार्च को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, 25 क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। चलिए, लेफ्टिनेंट जनरल डैश टुक चार्ज एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 31 दिसंबर 2019। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को किन्होंने संभाला, तो हम साथ ही साथ सब लोगों का डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत जी है। ये है जनरल बिपिन रावत, ये है अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, ये हो गया। ठीक है ना? उसके बाद जनरल जिन्होंने आर्मी स्टाफ की जगह ली, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है ना? और भी 2 लोग हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, इंडियन नेवी में चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। और सेम अगर आपको एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ एयर स्टाफ आप पूछे, तो उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो भदौरिया साहब याद रखना, चारों नाम याद रख लेना प्लीज। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। उसके बाद है चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है करमबीर सिंह, एडमायरल करमबीर सिंह। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी। और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने जी। चारों लोगों का नाम हमने याद कर लिया। चारों में से कोई भी आपके एग्जाम में एक पूछा जाता है। ठीक है? और ये एक्चुअली इस कोर्स का पास्ट है। ऑब्जेक्टिव में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो इस कोर्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है ना? फी देख लीजिएगा इसका। इसके बाद भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, एक ऑब्जेक्टिव के साथ एक सब्जेक्टिव कोर्स भी चल रहा है, जिसमें हम क्राउन पब्लिकेशन, लूसेंट और एनसीईआरटी समरी को तीनों को कराएंगे। जिसमें आपको केमिस्ट्री हो चुका है, केमिस्ट्री करवा रहे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी करवा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है। आप देख सकते हो डेमो, बहुत सारे लेक्चर इसके रखे हुए हैं और इसका भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मैसेज कर लेना सेम नंबर पे। नेक्स्ट है हर्ष चरिता। हर्ष चरिता क्या है? हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है हर्ष चरिता। किस पोएट ने लिखी है ये आपको बताना है। तो पहले हम थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन ने जब थ्रोन पे बैठा तो बैठा कहाँ पे था? थानेसर में बैठा था। थानेसर में बैठा था। लेकिन हर्षवर्धन के साथ एक घटना हो गया। हुआ क्या? हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन को 2 लोगों ने मार दिया था। एक का नाम था शशांक और दूसरा का नाम था देवगुप्ता। यानी सिंपल समझो ना, शशांक और देवगुप्ता, इन दोनों ने सबसे पहले, ध्यान देना मैं आपको बता दूं, थोड़ी स्टोरी बताता हूं। हर्ष के भाई का नाम था राजवर्धन। हर्ष के भाई का नाम है राजवर्धन और इनकी एक बहन थी। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था राजश्री। और इनका शादी हुआ था पता है किससे? ग्रहवर्धन से। ग्रहवर्धन से शादी हुआ था। 2 लोग शशांक और देवगुप्त ने पता है क्या किया? शशांक देवगुप्त ने ग्रहवर्धन को मारा और इनकी बहन को किडनैप कर लिया। अब इनसे लड़ने के लिए राजगुप्त निकल पड़े। ठीक है ना?
राजगुप्त निकल पाए। राजगुप्त ने एक्चुअली देवगुप्त को तो मार दिया, लेकिन शशांक अभी भी बचा है। शशांक ने राजवर्धन को ही मार दिया। और इनका जो ग्रहवर्धन का राज था ना, ग्रहवर्धन का राज था कन्नौज। कन्नौज को हथिया लिया है अभी भी देवगुप्त। शशांक अभी भी अपनाया हुआ है, क्योंकि देवगुप्त को तो मार दिया राजवर्धन ने। शशांक अभी भी कन्नौज पे बैठा हुआ। अब हर्षवर्धन का खून खौल गया, इनकी बहन भी अभी भी कब्जे में है, तो हर्षवर्धन शशांक को मारते हैं, बहन को छुड़ाते हैं, कन्नौज पे कब्जा कर लेते हैं। तो वैसे कन्नौज मिला है इसको। तो कन्नौज में इनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने कई सारे किताबें लिखी। एक कोर्ट पोएट का नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट 2 किताबें लिखे, एक तो हर्षचरित लिखी और दूसरा एक और किताब लिखी, कादम्बरी। कादम्बरी, क्लियर? कादम्बरी। हर्ष खुद बहुत बड़े राइटर थे, हर्ष खुद बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने खुद किताबें लिखी। एक का नाम है रत्नावली, रत्नावली। एक का नाम है नागनंदा और एक का नाम है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शी, प्रियदर्शिका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये है कन्नौज। ठीक है ना, यहाँ के आसपास था थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? देखो, जब भी हम वर्ल्ड बैंक करते हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। इनके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास, लेकिन दोनों अलग अलग है। जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन आती है, एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ध्यान देना, ये क्या करती है? लोन, क्रेडिट और ग्रांट प्रोवाइड करती है, लेकिन ये और सस्ता लोन देती है और भी गरीब देशों को जरूरत हो तो ये आती है। क्लियर? लेकिन इसके अलावे अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो सिर्फ ये दोनों आते हैं। ध्यान देना, टुगेदर कौन लिखा हुआ है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ये फाइनेंसिंग करती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जब बात करते हैं तो इन दोनों के अलावे 3 और इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आ जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी और उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। समझ में आया ना? ये आ जाएगी। ठीक है ना? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते तो 5 आ जाएगी, वर्ल्ड बैंक बोलते तो सिर्फ 2 आ गई। डेविड मालपास प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 4 जुलाई 1944 का। इसमें से देखना, जितने भी देश आपको यूएन में देखें, क्योंकि ये मेन ऑर्गन इसका ऑब्वियसली यूएन ही है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ही है, तो अधिकतर देश सब ग्रुप को अपनाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश है कुछ देश ऐसे भी है जो 5 को नहीं सिग्नेटरी है, 5 जो ऑर्गेनाइजेशन उसके सिग्नेटरी नहीं है, कोई 4 का है, कोई 3 का है, कोई 1 का है, ऐसे होते हैं। क्लियर? डेविड मालपास। MD और CFO कौन है? अंशुला कांत। ये ध्यान रखने में, ये क्योंकि इंडियन है ऑरिजिन से है। गोल गुंबज, गोल गुंबज एक मस्जिद है, किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया है। आदिल शाही डायनेस्टी के थे। बहमानी किंगडम में आप नाम सुना होगा, ये इनका बहमानी किंगडम। तो 5 बहमानी किंगडम में टोटल 5 किंगडम था। 5 किंगडम कौन था मैं आपको बताता हूँ। 5 किंगडम का नाम था गोलकोंडा, बीजापुर, बिदार, अहमदनगर और बिरार। ये 5 था। ये एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ से? विंध्यन रेंज से कृष्णा रेंज के बीच 5 सिचुएटेड था। काफी लड़ाई इनकी होती थी विजयनगर से। बाद में ये 5 मिल गए और एक जगह तालीकोटा के जगह पे 1565 में विजयनगर एम्पायर को हरा दिया। तुलुवा डायनेस्टी उसमें रूल कर रहे थे विजयनगर में, तुलुवा। क्लियर? इस लड़ाई की 1565, इस लड़ाई के बाद अराविदु डायनेस्टी आए थे। क्लियर? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले संगम डायनेस्टी थी विजयनगर में। हरिहर और बुक्का और उसके मालिक थे, मतलब फाउंडर हरिहर और बुक्का। और संगम, उसके बाद सुलुवा, उसके बाद तुलुवा, उसके बाद अराविदु। अराविदु इस लड़ाई के बाद आए थे।
क्यों 1565 में ये पांचों किंगडम जो सिचुएटेड थे यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखे वेरार, गोलकोंडा, बीजापुर, और ये जगह ये है तालीकोटा जहाँ पे लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, अहमदनगर, बिरार। तो ये इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे, सारे स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। बीजापुर जो इसमें से था ना, बीजापुर ने दो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक है इब्राहिम राउजा और एक है गोल गुम्बज, बीजापुर ने बनाए थे। बीजापुर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो बीजापुर डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे, कौन थे? इसके फाउंडर जो डायनेस्टी थी वो डायनेस्टी का नाम था, बीजापुर तो जगह का नाम था, जो फाउंडर डायनेस्टी यहाँ पे थे उनका नाम था आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी, ठीक है ना, क्योंकि फाउंडर का नाम था यूसुफ आदिल शाह। समझ, बीजापुर याद रखना, बीजापुर 1498 में 1489 में स्टैब्लिश किया गया। यानी जितने भी ये पांचों है ना, चार यहाँ पे एक ऊपर है, तो पांचों में से सबसे पहले अगर कोई स्टैब्लिश किया गया था वो था बीजापुर में। याद हो गया हमारा गोल गुम्बज। उसके अलावे आप गोलकोंडा फोर्ट तो हैदराबाद में बनाया गया था, हैदराबाद में बनाया था गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है ना। और उसके अलावे चार मीनार भी हैदराबाद में है, गुलबर्ग में गुलबर्ग फोर्ट है, ये सब बनाए गए। लड़ाई कहाँ पे हुआ वो भी हमने देख लिया, वॉर कहाँ पे हुआ था। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो एक है प्राइवेट ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप को हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं। पब्लिक ऑनरशिप, पब्लिक ऑनर को सोशलिस्ट बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर, जब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है तो उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। प्राइवेट मतलब कैपिटलिस्ट, और मिक्स्ड होती जैसे इंडिया में है, कुछ यहाँ पे कुछ सेक्टर में प्राइवेट है, कुछ सेक्टर में पब्लिक, इंपॉर्टेंट सारे में पब्लिक है, बाकी में प्राइवेट को भी एंट्री मिलती है, इसको मिक्स्ड बोलते हैं। लेकिन हम प्राइवेट ऑनरशिप की बात करते हैं तो ये है कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। प्राइवेट ऑनरशिप का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, क्लियर, प्राइवेट ऑनरशिप का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, क्लियर। और सोशलिस्ट का मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। डैश वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर फर्स्ट सेंचुरी बीसी। देखो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से पहले कैपिटल, देखो मथुरा वगैरह, वाराणसी, ये सब तो कैपिटल, दो कैपिटल फेमस है, राजगृह और पाटलिपुत्र। तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल था वो था राजगृह, चाहे अजात शत्रु ने बनाया था वो सब कैपिटल राजगृह ही था। क्योंकि आपको पूछा हुआ फोर्थ सेंचुरी बीसी से पहले फोर्थ से पहले कितना होगा, 401, 402, यानी ये इन सब में स्टार्टिंग में क्या था, कोई डेट लाइन नहीं दिया है, करेक्ट डेट लाइन नहीं दिया है, तो करेक्ट डेट लाइन अजात शत्रु। वो अलग बात है कि आपको देखो स्टार्टिंग में कौन सी डायनेस्टी थी, मैं आपको बताता, हर्यंक डायनेस्टी थी। हर्यंक डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे बिम्बिसार, इन्होंने ही राजगृह बनाया था। ये था 544 बीसी, 544 से 492 बीसी के आसपास। तो कोई टाइमलाइन, करेक्ट टाइमलाइन नहीं दिया है, कि एडजेक्ट नहीं दिया है, ऐसा नहीं बोला उद्यान के सामने, तो आपको बस गेस करना है। क्योंकि पाटलिपुत्र तो जो था ये तो बाद में बना, 4th सेंचुरी बीसी के बाद में, मतलब कुछ समय के लिए उद्यान बनाया था, कुछ समय के लिए 460 से लेके 444 के आसपास उद्यान ने पाटलिपुत्र कैपिटल बनाया था मगध का, उसने फोर्ट बनाया, फिर कैपिटल बनाया, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए था, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद जैसे ही शिशुनाग डायनेस्टी आया ना, उसने फिर वैशाली शिफ्ट कर लिया कैपिटल को, शिशुनाग डायनेस्टी। देखो मैं बताता हूँ, हर्यंक डायनेस्टी सबसे पहले आया, उसमें सबसे पहले बिम्बिसार, अजात शत्रु, ये दोनों राजगृह इन दोनों को पसंद है। लेकिन उद्यान ने क्या किया, कुछ समय के लिए उन्होंने पाटलिपुत्र बनाया और अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया पाटलिपुत्र, कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से शिशुनाग डायनेस्टी आए, उसने फिर से अपना कैपिटल वैशाली में शिफ्ट कर लिया। तो पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट तो बना मौर्य के समय में, तो 4th सेंचुरी बीसी के बाद आया ना, ये है राजगृह, समझ में आया ना। यानी पहला डायनेस्टी है हर्यंक, उसके बाद है शिशुनाग, उसके बाद है नंदा, उसके बाद है मौर्य। तो स्टार्टिंग में ये सब यही था ना, ठीक है ना, ये राजगृह था।
एशिया का होलसेल स्पाइस मार्केट, ये तो दिल्ली में ही है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लियर, दिल्ली में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी द वैदिक सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस रिवर के किनारे है, ये तो हम सबको पता है, मेनली है ये इंडस रिवर के किनारे, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन है सरस्वती रिवर के किनारे। सरस्वती रिवर सैक्रेड रिवर है, क्लियर, सरस्वती रिवर। और सरस्वती रिवर से रिलेटेड हमें याद रखना है कि सरस्वती रिवर करेंटली नहीं है, एट प्रेजेंट नहीं है, सैक्रेड रिवर है जो कि गायब हो चुका है सरस्वती रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है 14th दलाई लामा कहाँ रिसाइड करते हैं, ये है धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, मतलब हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है धर्मशाला, कैपिटल तो शिमला है ना, क्लियर। गंगटोक कहाँ पे, ये हम सबको पता है, सिक्किम की कैपिटल है। कालिम्पोंग, देखो कालिम्पोंग भले ही वेस्ट बंगाल में है लेकिन काफी बॉर्डर पे है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है धर्मशाला, यहाँ पे देख लो। आप ऐसा मत सोच लेना कि यार ये चाइना के बिल्कुल बॉर्डर के पास होगा हिमाचल प्रदेश में, नहीं, एकदम बिल्कुल अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे धर्मशाला पंजाब से के पास है, ठीक है ना। आपको चाइना के बगल में कौन आपको दिखेगा, किन्नौर दिखेगा, और क्लियर यहाँ पे सतलज रिवर है तो हमें दिख ही गया है। और धर्मशाला ये है, यहाँ पे लाहौल एंड स्पीति भी JNK से बॉर्डर बनाता है, लाहौल एंड स्पीति। चिनाब रिवर है यहाँ पे, कुल्लू, ठीक है ना, मंडी है यहाँ पे, ठीक। चलो शिमला है यहाँ पे कैपिटल, शिमला कैपिटल है इसके। ये है चंडीगढ़, हमें दिख गया। एक और चीज, ये है दलाई लामा। और जो आपको कालिम्पोंग दिखता है वेस्ट बंगाल में, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल में भी है लेकिन सिक्किम के बॉर्डर के पास है, यहाँ पे ऐसे है कालिम्पोंग, इस रिवर के पास है। चलिए 10 मई 2019 को IMF ने क्या किया है, एग्री टू बेल आउट डैश विद अ फंड ऑफ, किसको बेल आउट पैकेज दिया गया है, पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया गया है, समझ में आया। ये 6 बिलियन का दिया गया है, याद रखना है। IMF के बारे में बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, क्लियर। पूरे वर्ल्ड वाइड है, मेंबरशिप कंट्री 190 है, क्लियर। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका इंग्लिश, और भी लैंग्वेज है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट, क्योंकि ये इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के गीता गोपीनाथ, तो इनका नाम याद रख लेना है। मैनेजिंग डायरेक्टर याद नहीं रखना है, आप बस रहने दीजिए। और IMF की जो करेंसी है SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है ना। और ये SDR जो हम रखते हैं करेंसी, ये हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी रखते हैं, याद रखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी रखते हैं, ठीक है। 4th सेंचुरी BC, देखो मगध का 4th सेंचुरी BC, देखो 4th सेंचुरी BC की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं 300 से 400 के बीच में, तो हमने कैपिटल को शिफ्ट किया था, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, देखो 4th सेंचुरी BC, देखो कभी भी शिफ्ट जो हुआ है मगध का कैपिटल, पहले था राजगिरी, कुछ समय के लिए वैशाली, उसके बाद और ऑब्वियसली पाटलिपुत्र, ये सब तो कभी मगध के पास भी नहीं है, तो ये तीनों तो आंसर होने का सवाल ही नहीं होता। तो आंसर तो एकदम ऐसा आपको बताना जाए जैसे आपको बस कर दो, लगा दो, ठीक है। डैश लेक इन गुजरात वाज आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य, देखो एक सुदर्शन लेक है जो मौर्य के दौरान बनाया गया है, बनाया गया जरूर है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन वो एक्चुअली सका रूलर था, ठीक है ना। सका रूलर आपको पता है फॉरेन रूलर थे, फॉरेन रूलर जो इंडो ग्रीक के बाद आया था। 4 फॉरेन रूलर थे, इंडो ग्रीक, सका, पार्थियन और उसके बाद आए थे कुषाण। इंडो ग्रीक, सका, पार्थियन और कुषाण। इसमें से जो सका रूलर थे जो इंडो ग्रीक के बाद आए थे, उसमें से एक फेमस रूलर था रुद्रदामन।
रुद्रदामन ने एक्चुअली सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्लियर। रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा जूनागढ़ में, संस्कृत में लिखा हुआ है। जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन मिलेगा संस्कृत में। ऐसा माना जाता है कि रुद्रदामन बहुत लवर थे संस्कृत के। ठीक है। Which of the following is not a folk dance belonging to Union Territory of Jammu and Kashmir? धूमाल है, हाफिजा है, डांगी नहीं है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का है। रऊफ तो बहुत फेमस डांसर है, तो एक चीज मैं आपको बस थोड़ा सा लिस्टिंग दिखा देता हूँ, लेकिन ये आप आराम से कर सकते हो थे क्योंकि ये सब बहुत फेमस डांस है। ऐसा नहीं कि जैसे रऊफ, धूमाल, हाफिजा, ये सब इतना फेमस डांस है ना। ये 3 डांस तो आप प्लीज ध्यान में रख लो, यही 3 डांस बहुत फेमस डांस है। हाँ, ये भी एक भांड पत्थर, ये सब याद रख लेना, ये सब JNK का है। और हिमाचल प्रदेश का डांस है डांगी, छनक धाम, छाम, नती, दंदरा और तोड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, तोड़ा, दंगी, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश का। 3 टेम्पल है, बिरजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल और समेश्वरी टेम्पल। ये तीनों टेम्पल उड़ीसा में है। एक्चुअली ये वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट में गिने जाते हैं। ठीक है ना। ये और भी कुछ जगह है जो आप देख सकते हो। ठीक है ना। जैसे टूरिस्ट प्लेस में गुप्तेश्वर आपको जगह मिलेगा, दुदुमा जगह मिलेगा, उसके अलावे आपको यहाँ पे भुवनेश्वर घूमने का जगह आपको मिलेगा। क्लियर। बालेश्वर जगह घूमने को मिलेगा। ये सब और जगह है उड़ीसा में। ठीक है। तो तीनों है, आपको याद कर लेना। Who among the following is an Indian Olympic archer और पद्मश्री विनर है? इनका नाम है लिम्बाराम। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन अभी इस समय पूछने का क्या तुक है। मे बी ये न्यूज में रहे होंगे क्योंकि पद्मश्री भी इनको मिला था 2012 में। ओलंपिक आर्कर थे, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे, ओलंपिक में 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे, लेकिन ऑब्वियसली अवार्ड नहीं जीते थे। मतलब नहीं तो और भी नाम आपको पता ही होगा। ये थे लिम्बाराम। क्लियर। मतलब अभी भी है लिम्बाराम। इनको मिला था राष्ट्रपति भवन में, पद्मश्री वगैरह इनको मिला हुआ है। क्लियर। अभी भी है। ठीक है ना। हाई वर्ल्ड रैंकिंग 4th आया था बार्सिलोना ओलंपिक के समय और इंडिया को ये रिप्रेजेंट किए हैं। क्लियर। ये है मतलब एशियन वगैरह कप में तो जीते हैं, एशिया आर्करी में भी जीते, कॉमनवेल्थ में जीते हैं, ये सब में जीते हैं। उसके अलावा एक और है बजरंग पूनिया का तो नाम आपने सुना होगा। वो तो बहुत बार अवार्ड जीते, बहुत सारे अवार्ड जीते। फ्री स्टाइल रेसलिंग में था बजरंग पूनिया। क्लियर। और उसके बाद 2 और है, उनका हम खेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अगर कोई न्यूज में है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बलबीर सिंह दोसांझे हॉकी में 3 बार एक्चुअली गोल्ड जिताए थे। 1956 में, उससे 4 साल पहले 52, 48, इन सब में। किदम्बरी श्रीकांत बैडमिंटन प्लेयर है। किंग हर्षवर्धन ने थ्रोन पे बैठा था थानेसर में और कन्नौज में बाद में अपने किस भाई के डेथ पे? ये इस पूरा स्टोरी तो मैं आपने बता दिया था ना। ये थे राज्यवर्धन। प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस इनवेलप अराउंड द मून। देखो सिंपल समझो, मून है, मून को हम लूनार बोलते हैं। क्लियर। तो मून के जो चारों तरफ एक गैसियस इनवेलप होगा उसको क्या बोलेंगे? अब खुद सोचो, आप यहाँ पे लगा सकते हो। कोई टेम्परेचर वगैरह का बात नहीं करा तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। लूनार तो होगा। अब स्ट्रेटोस्फेयर जैसी बात कोई नहीं करते क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में सबसे पहले, जैसे मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, इस तरह का है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलता है? हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलता है?
ओजोन लेयर मिलता है, ओजोन लेयर। लेकिन ऐसा कुछ मून पे हमें पता नहीं चला है, तो इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर वाला तो कॉन्सेप्ट क्या है। एक्जोस्फेयर आपको करेक्ट लगेगा, क्योंकि एंडोस्फेयर का मतलब क्या हुआ है, अंदर कुछ पता नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि हमें बाहर के इनवेलप का पता करना है। तो आपको बिल्कुल ये वर्ड नहीं सुने होइएगा, फिर भी आप ऑप्शन से लगा सकते हो। डी ऑप्शन करेक्ट है। जेरो जेरोफ्थाल्मिया, ये एक्चुअली आई का एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि जो आई से आंसू वगैरह निकलती है उस डक्ट को रोक देता है, ठीक है ना, क्लियर। और एक्चुअली जो आंसू वगैरह निकलते हैं वो एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, क्लियर, एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो आपको पता ही होगा। हम एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ये सब डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने स्केलेटन सिस्टम डिस्कस किया, आप लोग क्या देखे वो वीडियो, और देखे तो मुझे बताइए। और किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। देखो ये आई डिजीज है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। ये जो टीयर डक्ट होते हैं ना आई में, वो ड्राई आउट हो जाते हैं, इसे नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह या और भी जो कॉर्निया होते हैं उसमें सीरियस डैमेज हो जाती है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। और विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, क्योंकि आपको पता है विटामिन या तो फैट होते हैं या तो वाटर सॉल्युबल सिर्फ दो होते हैं, बीसी, WBC याद कर लो, और विटामिन बी और सी, बाकी जो भी होंगे ना फैट सॉल्युबल होंगे, याद कर लो सॉल्युबल, ठीक है। तो किस किस चीज से आपको मिलते हैं, फिश के लिए फिश से मिल सकते हैं, पोल्ट्री, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, एग, और भी कुछ चीजों से मिलेंगे, क्लियर। वेजिटेबल सोर्सेस से मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन के सोर्स कौन कौन है, ग्रीन वेजिटेबल होंगे, येलो ऑरेंज फ्रूट या वेजिटेबल्स होंगे, समझ में है ना। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बीमारी होता है। ये तो देखो दो आर्टिकल डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया, वो भी फंडामेंटल राइट में। देखो फंडामेंटल राइट में टोटल आर्टिकल है 12 से 35 तक, तो 12 तो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 है डेफिनेशन ऑफ लॉ, 14 है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 क्या है, 15 यही है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना, यह है आर्टिकल 15, ठीक है ना। 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली वगैरह से रिलेटेड है। आर्टिकल 23 एंड 24 एक्चुअली देखो 24 तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, ठीक है ना, और 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है एक और आर्टिकल उन्होंने पूछ लिया, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी। देखो अनटचेबिलिटी, ठीक, टाइटल्स की एवोल्यूशन से आर्टिकल 18 है, क्लियर। सती डायरेक्टली हमारे संविधान में नहीं लिखा है। इन अप्रैल 2019 साइंटिस्ट इन डैश, किस देश के साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हर्ट। ये एक्चुअली काफी न्यूज में था, तो इसलिए ये कोई टफ क्वेश्चन हम नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में था उस साल। डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर, क्योंकि देखो ये गर्मी में थोड़े क्या होते हैं, लंबे दिखते हैं कोई भी चीज, और जो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो थोड़े छोटे हो जाते हैं, ये होता है थर्मल एक्सपेंशन, क्लियर। थर्मल एक्सपेंशन एक टेंडेंसी होती है कि अपना शेप, एरिया, वॉल्यूम चेंज करते थे इवन डेंसिटी, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। और ये आप याद रखना, फेज ट्रांजिशन की बात नहीं हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फेज ट्रांजिशन नहीं लिखा हुआ, ये तो बस न्यूज में था इसलिए आप याद रखना है। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, क्या लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये बताया कि ये इंडियन इकोनॉमी 7.1 से, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, ये पिछले साल का है। मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जो होता है ना उसमें एक्चुअली गोल्ड नहीं, गोल्ड बहुत कम होता है, उसमें सिल्वर मेजॉरिटी होता है, याद रखिएगा, मेजर कंपोनेंट सिल्वर होता है,
बायोलॉजिकल टर्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है, एक को कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। ध्यान देना, एक को हो रहा है बेनिफिट, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सिंपल, एक प्लांट है, प्लांट से कुछ गिर रहा है, गिरने से क्या हो रहा है, कोई पत्ती गिर रहा है, इस पत्ती को कीड़े मकोड़े खा ले रहे हैं, तो इसको प्लांट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको तो वैसे भी गिराना ही पत्ती को, लेकिन इस कीड़े मकोड़े को फायदा हो जा रहा है, फूड मिल जा रहा है इस कीड़े मकोड़े को, तो इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म का मतलब होता है कि यही प्लांट क्या कर रहा है, पत्ती ना गिरा के यहाँ से कुछ ना कुछ लिक्विड गिरा रहा है, जिसके कारण, लिक्विड के कारण जो प्लांट के नीचे क्या है, कोई कीड़े मकोड़े आ ही नहीं पाते हैं, यानी ये क्या करता है, पॉइजन का काम करता है। तो समझ ले, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो जस्ट कहता है इसको गिराना ही है, लेकिन इस कीड़े मकोड़े को नुकसान हो जा रहा है इस प्लांट के कारण। समझ में आया ना, इसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। एक होता है पैरासिटिज्म, मतलब एक पे डिपेंड रहना बिल्कुल, कि भाई तू दे हम खाएंगे, तू दे, प्लांट के ऊपर ही रहना कि तू दे हम खाएंगे। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे से फायदा, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा 25 क्वेश्चन। आप कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत हो आप बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।